हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले यूपी बीएड काउंसलिंग के बारे में। यूपी बीएड की काउंसलिंग 15 सितंबर 2023 से ही स्टार्ट हो चुकी है और आज मैं एक दिन लेट हो चुका हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने में। कोई नहीं, जो भी चीज़ें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको गूगल कर लेना है। गूगल करने के बाद आप यूपी बीएड लिखेंगे, यूपी बीएड सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे सरकारी रिजल्ट के द्वारा भी यूपी बीएड की काउंसलिंग के लिंक आ जाएंगे। उसके बाद नीचे जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो साइड आ जाएगी। एक है उत्तर प्रदेश बीएड जेई 2023 वेबसाइट और एक दिया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको खोलनी है यूपी बीएड जेई 2023। खोलने के बाद आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है। मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फेज 1 स्टार्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2023 और सेकंड दिया हुआ ऑप्शन आपका मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फेज 2 स्टार्ट 23 सितंबर और थर्ड फेज दिया हुआ 3 अक्टूबर और फुल काउंसलिंग जो दिया हुआ आपका 22 अक्टूबर। जो इसकी रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट है 4 फेज में होगी आपको। एक मेन काउंसलिंग है आपको फर्स्ट राउंड की 15 सितंबर, सेकेंड राउंड की 23 और थर्ड राउंड की 3 अक्टूबर और फोर्थ राउंड की जो पूल काउंसलिंग होती है डायरेक्ट पूल काउंसलिंग में आपका 22 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो चलिए हम आपको बेसिक चीज़ों को पूरी कंप्लीट बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बता देता हूँ कि स्टेट रैंक कितनी होनी चाहिए आपको। तो कब से कब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग लॉक कर सकते हैं और कब आपको सीट अलॉट होगी। जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्टेट रैंक फ्रॉम 1 से 75,000 जो फर्स्ट राउंड की फेज 1 की काउंसलिंग है। तो जो उसकी जिनकी रैंक 1 से 75,000 के बीच में होगी वो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो दूसरा राउंड में भी कर सकते हैं, लेकिन वो यदि 1 से 75 के बीच में है तो वो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर सकते हैं। जो इसकी करने की रजिस्ट्रेशन करने की डेट है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की 15 से 21 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। और जो इसकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है 22 सितंबर और जब 22 सितंबर को चॉइस फिलिंग लॉक करेंगे उसके बाद आपको 23 सितंबर को आपको सीट अलॉट होगी और उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28 24 से 28 तक आप सीट कंफर्म करके अपने फीस पेमेंट कर सकते हैं, पूरी एडमिशन फीस की जो भी फीस हो यूपी बीएड की। उसी तरह सेकेंड फेज की है आपका 75,001 से 2 लाख के बीच, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड जो काउंसलिंग है 2 लाख से एंड तक है। उसके बाद दिया हुआ है पूल काउंसलिंग और उसके बाद डायरेक्ट करवा सकते हैं। चलिए तो इसकी बेसिक चीज़ों का हम पूरी गाइडलाइन को आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 राउंड की काउंसलिंग दी हुई है। देखिए यहाँ पे दी है मुख्य काउंसलिंग चक्र 1, चक्र 2, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दिया काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी। दिया हुआ शुल्क की वापसी यदि हो तो के लिए बैंक खाता का विवरण। यदि जो भी आप फीस पे करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन फीस है 750 रुपये और जो इसकी सिक्योरिटी मनी एडमिशन फीस 5,000 रुपये वो रिफंडेबल फीस है। यदि आप कोई भी कॉलेज चूज करते हैं तो यदि उसमें से यदि कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी 5,000 रुपये फीस रिफंड हो जाएगी। यदि आप जो भी कॉलेज चूज किए हैं उसमें से कोई भी एक कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपकी फीस जो है 5,000 रुपये रिफंड नहीं होगी। आप लें तो भी ठीक है, लेंगे तो आपकी फीस में इंक्लूड हो जाएगी। यदि नहीं लेते हैं तो 5,000 रुपये आप जानिए आपका डूब गया, आपका खत्म हो गया पैसा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूर्व काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इस खाते में की जाएगी। देखिए यहाँ पे वही चीजें जो मैंने आपको बताया वही चीजें यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी हेतु अपने जनधन खाते का विवरण कदापि न भरे
क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती। जो भी स्टूडेंट हैं, यदि शुल्क वापसी के लिए शुल्क वापसी के लिए यदि कोई भी बैंक ऑप्शन डालते हैं तो उसमें ये ध्यान दें कि जन धन खाता न हो। यदि जो भी प्रधानमंत्री या जो भी जन धन खाता हो, यदि जन धन खाता होगा तो उसमें यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हो कि शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है। तो ये कृपया ध्यान दें कि आप जन धन खाता न लगाएं, और जो भी खाता हो उसमें 3 लोग कैंडिडेट होना चाहिए, या कैंडिडेट का हो या फादर या मदर का होना चाहिए। 3 लोगों का ही उसमें रिफंडेबल के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया अभ्यर्थी को अपना निम्नांकित विवरण देना। यहाँ पे देखिए क्या क्या देना है। खाता संख्या, रिफंडेबल के खाता संख्या, खातेदार का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और शाखा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंकों का बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक लीफ इमेज को अपलोड करना, जिसमें उपर्युक्त विवरण स्पष्ट से अंकित हो। इमेज 10 KB के आकार में जेपीजी प्रारूप में हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 से साइज 100 KB तक होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे चीजें दिया हो कि जो आप बैंक पासबुक अपलोड करेंगे उसका बैंक पासबुक होना चाहिए या कैंसिल चेक होना चाहिए। ठीक है। तो कैंसिल चेक का क्या होता है कि यदि आप के पास चेक है तो चेक में आपको लाइनिंग खींच देनी है। लाइन खींच के या कैंसिल लिख दीजिए, या तो उसको कट मार करके सिग्नेचर मार दीजिए। वहाँ पे कैंसिल लिख दिया, कैंसिल चेक मारने होगा आपका। ठीक है। और यदि आपके पास चेक नहीं है तो बैंक पासबुक का फ्रंट पेज जेपीजी या पीडीएफ में खींच के किसी प्रारूप में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अभ्यर्थी 2023 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो भी स्टूडेंट हैं, देखिए पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपना पात्रता पंजीकरण के अंक तालिका का स्कैन की। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है यदि अपियरिंग पे अप्लाई किए होंगे, बीएड का फॉर्म इंट्रेंस भरे होंगे, तो ये चीज़ आपने ध्यान दीजिएगा कि आपको काउंसलिंग के पहले आपको देगा अपनी मार्कशीट अपलोड करने के लिए। अब मार्कशीट की शर्त क्या है, कैसे अपलोड करनी है, वो भी चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए। यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में लिखा हो, कोई भी प्रोविजनल या मार्कशीट, इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या परीक्षा नियंत्रक या अधिकृत पदधारक द्वारा सत्यापित न हो। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हो कि कोई भी प्रोविजनल या इंटरनेट मार्कशीट होगी तो तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक उस पर प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार या परीक्षा नियंत्रक या अधिकृत पदाधारक का हस्ताक्षर न हो। ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि आप डायरेक्ट किसी भी साइबर पे जाइए तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे डायरेक्ट अपलोड ना करवाएं। उसके बाद दिया हुआ है स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाएगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग ले सकेंगे। विस्तृत चरणवार कार्यक्रम काउंसलिंग से पहले घोषित किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पंजीकरण की फीस है वो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 5750 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में, 750 रुपये और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में 5000 रुपये का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जब आप पंजीकरण करेंगे तो जो फीस है पंजीकरण की 750 रुपये और जो कॉलेज की फीस है एडवांस जमा करने के 5000 रुपये सिक्योरिटी मनी आपको देना होगा। टोटल आपको 5750 रुपये पे करने होंगे। जो इसका मोड दिया नेट बैंकिंग दिया, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अगला नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5000 रुपया उनके द्वारा विवरण में दिए गए खाते में वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा हुआ कि यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता जो आप कॉलेज चूज किए हैं तो उसमें से 5000 रुपया फीस जो रिफंडेबल है वो आपको रिफंड हो जाएगी। उसके बाद दिया हुआ यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है यद्यपि वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5000 रुपये वापस नहीं की जाएगी। वही चीज यहाँ पे आगे दिया हुआ ऑप्शन कि यदि आप
यदि आप जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ, कॉलेज यदि आप नहीं लेते हैं, यदि आप सोचते हैं कि ये कोई और कोर्स करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यदि कॉलेज नहीं लेंगे अलॉट होने के बाद, तो आपकी 5,000 रुपये फीस वो डूब जाएगी, नहीं मिलेगी। उसके बाद दिया हुआ यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो यह राशि कॉलेज शुल्क में समाहित की जाएगी। यही चीज दिया हुआ कि यदि आप जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको पुष्टि करना होगा कि यह मेरी सीट, कंफर्म करना होगा कि ये सीट में इस पे अलॉट हो चुकी है, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक अतिरिक्त राशि महाविद्यालय से वापस की जाएगी। उसके बाद दिया हुआ काउंसलिंग शुल्क रुपये 750 रुपये नॉन रिफंडेबल है। जो काउंसलिंग शुल्क है रजिस्ट्रेशन की वो 750 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस है। चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी को निम्नलिखित विवरण को सत्यापित करना होगा। दिया हुआ संस्कृत बीएड महाविद्यालय में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थियों को हाँ का चयन करना होगा। जो भी स्टूडेंट यदि संस्कृत से बीएड करना चाहते हैं तो उनका ग्रेजुएशन में तीनों वर्ष में संस्कृत होना अनिवार्य है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद यह अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफॉल्ट रूप से उस विकल्प पर सेट होता है जिसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। अब यहाँ पे दिया हुआ अगला कि काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरने होंगे। अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थी को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज का विकल्प को भरना होगा। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम कॉलेज आप चूज कीजिए कि जिससे कि आपको कॉलेज अलॉट करने में उसको यूपी बीएड को आसानी हो जाए बीएड को। उसके बाद यह यदि किसी अभ्यर्थी को विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद लॉक नहीं करता है तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ये भी चीज दिया हो कि यदि आप चॉइस फिलिंग किए हैं उसको लॉक नहीं किए हैं तो लॉक की जो अंतिम तिथि है उसके पहले ही स्वतः वो ऑटोमेटिक अपने से लॉक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग दिया हो, रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे जब रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लेके जाना होगा आपको कॉलेज पे, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया हुआ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना, सर्टिफिकेट, और उसके बाद परीक्षा का सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, जो भी आपकी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन सभी की आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। और आपकी जो भी कैटेगरी है वो लेके जाना है। और उसके बाद यदि आपकी किसी भी वेटेज स्पोर्ट कोटा है, एनसीसी जो भी है तो वो भी आपको लेके जाना होगा। और उसके बाद सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र, आपको एक आइडेंटिटी लेके जानी होगी आपकी उसकी। उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां, जो भी आपकी फीस जमा की है, रजिस्ट्रेशन और सीट अलॉटमेंट लेटर और रजिस्ट्रेशन फीस जो 5750 और सिक्योरिटी मनी है, और जो उसके बाद जो पेमेंट करेंगे 50,000 47,000 का, वो सभी आपको लेके जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।